वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने जो सेकेंड ईयर फिजिक्स है उसके मेन चैप्टर्स का एक ओवरव्यू दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ एफएससी और फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो टर्म्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो बेसिकली स्टैंड्स फॉर चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो electrostatics is the branch of physics in which we deals with the study of charges at rest. अब इसमें एक और चीज आपने देखनी है कि इस चैप्टर में या इस जो फिजिक्स की ब्रांच है एक, जो कि आपकी बुक में उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसमें हम देखेंगे चार्जेस को स्टडी करेंगे एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका आपको जानना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम आते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज जो है ये बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब इस प्रॉपर्टी का क्या होता है कि आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें आपके प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ये सारे इसमें पार्टिकल्स आते हैं। तो इसमें बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि किस तरह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। So charge is basically the name of a property, and this property is intrinsic property which is assigned by nature to them. Intrinsic property of fundamental particles, subatomic particles to attract or repel each other. Basically हमारे पास जो charges हैं वो two types के होते हैं। The first one is positive charge and the second one is negative charge. Positive charge जो है ये जैसा कि प्रोटॉन्स पर होता है, और नेगेटिव चार्ज आपको पता है जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये क्या होती है, ये बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को या फिर जो आपके पार्टिकल्स को कंबाइन करती है कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बनाए। और आपको पता है जितना भी मैटर है वो सारा का सारा किससे मिलकर बनता है, एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। सो मैटर की कॉम्पोजिशन के लिए जो चीज आपको चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस फोर्स, ये कैसी फोर्स है, कौन सा पार्टिकल हो तो कितनी फोर्स लगती है, किस तरह से लगती है, इसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया हमारे पास कूलम्स ने, और इस बात को रिस्पॉन्ड किया उसने अपने एक लॉ में जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। दैट इज वेरी अब कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है कि हमने अभी जैसे देखा कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो कूलम्स लॉ ने बताया कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है पार्टिकल्स चार्जेस के दरमियान होगी। उसने बेसिकली बताया कि आपके पास जो फोर्स है या फिर आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to square of distance between them। ये होगी इसकी आपके पास स्टेटमेंट। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो देखें, सपोज करते हैं सबसे पहले वी हैव टू चार्जेस, द फर्स्ट वन इज Q1 एंड द सेकंड वन इज Q2। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो कूलम्स लॉ है ये अप्लाई होता है पॉइंट चार्ज पे। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तब आपके पास सपोज कर लेते हैं वी हैव टू चार्जेस, सेम चार्जेस, जिनके दरमियान में डिस्टेंस जो है दैट इज r। अब कूलम्स लॉ में ये कहता है कि ये चार्ज एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास इन दोनों चार्जेस के। अब चार्जेस अगर Q1 Q2 है तो हम Q1 Q2 लेंगे, अगर इनके नेम कुछ और होते, सपोज QX QY होता है या कुछ और होता तो हम वो लिखते। तो F इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या कुछ और होता तो हम वो लिखते। तो F is force is directly proportional to the product of magnitude of these charges। ये बात क्लियर होगी। नंबर टू ये बात कहता है कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में r है तो इसलिए हम इसको r लेंगे। अब आप इन दोनों में देखें, आपकी जो लेफ्ट साइड है वो दोनों में सेम है, तो राइट साइड को हम कंबाइन कर लें इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास हो जाएगी F इज इक्वल टू या फिर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आपके पास है, सपोज कर लेते हैं दैट इज K, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड है उस फोर्स की जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान होगी। अब आपको पता है एक बेसिक सा रूल है कि जब भी आपके पास लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे नॉट। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा कांस्टेंट है ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मीडियम, जो कि हमें कैसे पता चला कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ये साइन शो कर रहा है कि ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज
permittivity of free space. ये साइन इस स्मॉल ओ की वजह से हमें पता चला है कि ये आपके पास स्पेस की बात होगी, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10 raised per minus 12. अब हम इसमें अगर नंबर 2, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिट्स यूज कर रहे हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब आप इनकी वैल्यू अगर पुट करें, 4 पाई आपको पता है इक्वल होता है 3.1416, तो k की वैल्यू जो आपके पास आती है वो इक्वल होती है k जो है वो आपके पास इक्वल होगा 9 into 10 raised पर, वैल्यू हमारे पास आती है 9 into 10 raised पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, चार्ज कूलम, एंड दिस कूलम, तो आपके पास k हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई इस फोर्स की। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म, आपको पता है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। तो अब उसी तरह से ये आपके पास चार्ज है Q1 और ये है Q2। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो न्यूटन फोर्स है, सॉरी कूलम फोर्स है, ये आपके पास एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मीन क्या है कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो Q2 जो है वो भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो हमारे पास, हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस r था, Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे, और इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हमने कहा कि ये सिमिलर चार्जेस हैं, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये क्या, इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी, इस तरफ, तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरह होगा। तो हम सपोज करते हैं, तो वो फोर्स जो आपका Q1 Q2 पर लगाता है, उस फोर्स को हम क्या देते हैं F21, और उसी लिहाज से ये यूनिट वेक्टर जो होगा ये R21 होगा, और फोर्स जो है ये F21। अब आप दूसरा देख लें, Q2 जो है, अब हम देखते हैं कि ये Q1 में फोर्स लगा रहा है, कंसीडर करते हैं, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ को रिपेल करेगा, ये आपका यूनिट वेक्टर, और ये जो फोर्स होगी वो F12 होगी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर भी R12 एंड दिस इज फोर्स। अब हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ की जो हमें पता है कि किसी भी चीज वेक्टर जो है वो इक्वल होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आपके पास फोर्स है तो किस तरह से होगा कि फोर्स का जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर इनटू ए मैग्नीट्यूड। इसी तरह से फोर्स वेक्टर आपका कोई भी हो सकता है, जो आपकी पोजीशन इधर वेक्टर जो चीज होगी वही यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, तो इधर यूनिट वेक्टर हम जो यूज करेंगे दैट विल बी आर। तो हम देख लेते हैं पहले इस केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस, तो आपके पास फोर्स जो है वो किसके इक्वल है F21 एंड दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगी, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है R21, इसको इक्वल ये नंबर 4 क्या है।
इसी तरह से आपके पास इस फोर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा R1 2, इसको इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। अब आपको पता है कि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी ही फोर्स ये लगाएगा, तो लेकिन इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी इस चार्ज की फोर्स से। तो पता है एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपको यहाँ से कोई एक लॉ याद आ रहा होगा। अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो कूलम्स फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से जितनी जाहिर है ये फोर्स है उतनी ही ये फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट यूनिट वेक्टर होगा R21 यूनिट वेक्टर इक्वल होगा R12 के, लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हम साथ में माइनस साइन लगा देंगे। तो अब जहाँ पे R21 है उसमें वैल्यू पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 इन 4, आपके पास हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस R यूनिट वेक्टर। अब आप इसको देखें तो माइनस इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये बिल्कुल यही वाली इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12, मीन कि दोनों फोर्सेस जो हैं, जो हमने बात की थी कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी बट दे विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से कूलम्स फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पे। अगर हम स्पेस की बात करते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तब फोर्स हमने अभी लिखी है वो हमारे पास इक्वल थी F इज इक्वल टू K Q2 ओवर R स्क्वायर, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड थी। अब जब आप कोई मीडियम ले आते हैं तो हम इस पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा उस मीडियम का ऑन कूलम फोर्स। यानी कि अगर सपोज कर लें हम यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक जो है उसको रख देते हैं, तो ये फोर्स इंक्रीज करेगी, ये फोर्स डिक्रीज करेगी, इसका क्या सेम रहेगी, क्या इफेक्ट आता है वो हम देखते हैं। तो जब हमने देखा आपके पास फ्री स्पेस थी तो फोर्स K किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, लेकिन जब आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस तो नहीं रहेगी, वो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। तो याद रखिए कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो इक्वल होती है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये था विदाउट मीडियम, या फिर जब आपके पास मीडियम जो था वो फ्री स्पेस थी, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर ये 6 है, इसको इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं। जब आपके पास मीडियम होगा 7 कहते हैं, जब आपके पास मीडियम होगा तो आपके पास फोर्स जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि F डैश के इक्वल है। तो जहां पे आपके पास एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह पे आप लिख देंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 8 कह दें। अब आप इसमें वैल्यू यूज करें तो हमारे पास F
और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप ये देखें F डैश इज इक्वल टू होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और 1/एप्सिलॉन R here। अब देखें ये आपके पास वही ये वाला नहीं है, इक्वेशन नंबर 7 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि F फ्री स्पेस है और जब आपके पास चार्जेस के दरमियान में मीडियम मौजूद हो, सो और इसको क्या कहते हैं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर हमने चार्जेस को देखा, इलेक्ट्रिक फोर्स को देखा, टाइप्स ऑफ चार्जेस को देखा। देन हम कूलम्स लॉ पे आए, उसमें हमने देखा कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी होगी और उसको किस तरह से क्वांटिटेटिवली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें कूलम्स ने हमें बहुत अच्छा जो है वो लॉ दिया, जिसमें हमने देखा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे। फिर उसके बाद हमने उसकी वेक्टर फॉर्म देखी, किस तरह से Q1 जो है वो फोर्स लगाता है Q2 पे और Q2 Q1 पे लगाता है। उसके बाद हमने देखा कि कूलम्स फोर्स जो है वो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसको ओबे करती है। देन हमने इस पे इफेक्ट ऑफ मीडियम देखा। तो होप्सो इंशाल्लाह आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। फर्दर अगर आपको किसी चीज़ में एम्बिग्विटी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इक्वल टू आ जाएगा F इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन R या फिर F डैश इज इक्वल टू फोर्स ओवर एप्सिलॉन R। अब ये देखें कि आपके पास जब मीडियम नहीं था तो फोर्स F थी, जब मीडियम इंसर्ट किया है तो फोर्स F डैश है और ये फोर्स किसके इक्वल है, पहली जो फोर्स थी उसको कुछ डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन कि फोर्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है। फर्दर आप इसको अगर करें तो आपके पास F डैश को अगर एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करेंगे तो F आएगी, यानी कि फोर्स जब आपके पास मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस था, तो इट्स मीन कि जो आपके पास फ्री स्पेस में फोर्स होगी, कूलम्स फोर्स होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन द फोर्स जब आप उसके अंदर कोई मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। तो इट्स मीन कि जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है वो रिड्यूस कर देता है कूलम्स फोर्स को। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन R को भी डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू होगा, इसको मैं अगर इधर ले आऊँ, ये फोर्स इधर ले जाऊँ, तो ये आपके पास हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय F डैश, या फिर F डैश को हम F मीडियम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये एक रेशो है दो फोर्सेस के दरमियान। कौन कौन सी फोर्स, जब आपके पास चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, फ्री स्पेस है, और जब आपके पास